नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा जो यूपी पेट की परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसमें हम भारत के भूगोल विषय के साथ उपस्थित है। यह जो हमारी कक्षा होगी, इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया जाएगा। ये जो हमारी कक्षा होगी, इसमें भारत का भूगोल जो हमारा टॉपिक है उसमें दिया गया है सिलेबस में। उसमें जितने टॉपिक है, जितने उसमें आवश्यक तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको लिया गया है। कुछ इसमें तथ्य वन लाइनर है, कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया गया है। यह चूंकि मैराथन टाइप की कक्षा है, तो इसलिए हम बात करेंगे कि जो जो प्रश्न आप एक बार देखें और उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। एक आप रिवीजन के दृष्टिकोण से भी इस कक्षा को आप पढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। भारत का भूगोल महामैराथन नाम है, भूगोल है, सेगमेंट हमारा 1 है। तो इसमें क्या है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रश्न पूछेगा कि भारतीय जो स्थल पिंड है वो किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में क्या क्या आया, हमारा दक्षिण अमेरिका आया, अफ्रीका आया, अंटार्कटिका आया, ऑस्ट्रेलिया आया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। सबसे पहले जो गोंडवाना लैंड के रूप कौन कौन जुड़ा था, हमारा दक्षिणी अमेरिका। आप जानते हैं कि अमेरिका में भी दो है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो जो दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा था, अफ्रीका वाला हिस्सा था, अंटार्कटिका वाला हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा था और भारत एक ही साथ जुड़े थे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कितने प्रदेशों में, प्राकृतिक प्रदेशों में, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में, तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान वाला जो क्षेत्र है हम लोगों का, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। प्रश्न पूछेगा कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकतम कहां से भाग प्राप्त करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये आप लोग देख रहे होंगे कि जो जो आवश्यक तथ्य है उसको वन लाइनर के रूप में लिखा गया है, इसलिए कि आप तुरंत अपने दिमाग में रिकॉल करें और चीजों को आगे लेकर बढ़े। अब अगला हमारा जो है अफवाह का कारण का उदाहरण है। पूछता है कि पूर्ववर्ती अफवाह का कौन सा उदाहरण है, तो जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी स्थान पर भागीरथी में भील गंगा और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। जो टिहरी में भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है, जब अलकनंदा और भागीरथी एक हो जाती है तो उसी को हम गंगा नाम देते हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। प्रश्न पूछता है कि गंगा कहाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है। चूंकि यह निकलती है गंगोत्री से, तो कहाँ पे, तो हरिद्वार वाले रीजन में जब वो आती है तो क्या करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से गंगा को कहा जाना जाता है, तो फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहीं इसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार में आती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, टिहरी के पास पहुंचती है। टिहरी के पहले की कंडीशन होती है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नाम मिलता है। उसके बाद जैसे ही पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा हो जाती है। और जब यही पद्मा नदी मतलब पूर्व की गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होती है उसको हम मेघना में मिल जाती है। अब गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, सोन है, कोसी है और यमुना है। प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, तो हम बता देंगे रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और यमुना। बाएं किनारे से गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। तथा दाहिने किनारे से सपोज करिए कि गंगा यहां से निकल रही है, तो ये हिस्सा हो गया दाहिना, ये हो गया बायां। तो दाहिने हिस्से पे कौन कौन सी प्रमुख नदियां आके मिलती है, दाहिने किनारे पर गंगा, यमुना एवं सोन। ये दाहिना है तो यमुना और सोन आके मिलती है। और बाएं पे रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई। अब आगे
गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर आदि है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर और वाराणसी गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, निश्चित पूछे जाते हैं, आप घूमे होंगे कई बार, लेकिन इन सब दृष्टिकोणों पर जो परीक्षा प्रयोग दृष्टिकोण तथ्य आते हैं उन पर दृष्टिगत करते हुए इसको बनाया गया है कि कानपुर गंगा नदी के दाहिने किनारे पर है और बनारस जो है गंगा नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से निकलती है। यमुना नदी कहां से निकलती है? तो बंदरपूछ चोटी है उसी के पास से निकलती है। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। 3 नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर जो तिब्बत के पास अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग और संकोश है। 2 नदियों का बार बार जिक्र आता है कि दिहांग एवं संकोश किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? दिहांग और संकोश है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे जार्ज का निर्माण करती है। जो हमारी सतलज नदी है वो हिमालय की पहाड़ियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ये जो रिलेटेड भूगोल से रिलेटेड जो शब्द आ रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे जब भूगोल की विस्तृत कक्षा पढ़ेंगे। ये तो कक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक बार रिवीजन कर लें, क्या क्या है आपके दिमाग में आ जाए तो आप बेहतर कर सकते। तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल या राक्षसताल झील से है। सतलज नदी का निवास कहां से निकलती है? राकसताल या राक्षसताल कहते हैं। मानसरोवर झील के निकट यह स्थित है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? ऐसी नदी जो भारत में पश्चिम की ओर बहती है और भारत में पूरब की तरफ बहती है। भारत में पूरब की तरफ बहने का मतलब कलकत्ता की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर, और पश्चिम की ओर मतलब केरल के तट की ओर। बात करिए तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। जो नदियां भारत में पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण कहां करती है? तो विंध्य एवं सतपुड़ा की जो श्रेणियां है, पहाड़ियां है, उसके बीच ये भ्रंश का निर्माण करती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। अब पूछेगा कि छोटा नागपुर का पठार बड़ा है या बड़ा नागपुर का? तो छोटा बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से दामोदर नदी एक है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल से होकर रह गई है। जैविक मरुस्थल होकर रह गई है मतलब नदी अत्यधिक दूषित हो गई है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम यह है कि सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी एवं वेंगई। उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर वाले हिस्से से लेकर तमिलनाडु के तरफ। जम्मू कश्मीर एकदम उत्तर में है, तमिलनाडु एकदम दक्षिण में है। तो वही कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का, ऐसी नदियां जो पूरब में बहती हैं लेकिन उनका कहाँ है? ऊपर से नीचे मतलब नॉर्थ टू साउथ। कौन कौन सी है? तो उसमें आती है सुवर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई नदी आती है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। जो हमारी गोदावरी नदी है वो मुंबई के निकट जो नासिक स्थान है वहां पे त्र्यंबकेश्वर स्थान है, वहीं से निकलती है।
अगला, गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा नदी के नाम से जाना जाता है या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी कहां से निकलती है, तो गोदावरी नदी नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी की अब बात करते हैं, भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है, हिंदू पवित्र मानते हैं। कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 2 प्रश्न पूछ देगा, अगर ऑप्शन में गोदावरी को छोड़ के कावेरी रहेगा तो हम कावेरी पे टिक कर देंगे। कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिम घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी जो दक्षिण में बहती है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियां है वहीं से इनका उद्गम स्रोत है। आगे, कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है। कटिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। अचानक कोसी नदी में बाढ़ आ जाता है। अपने मार्ग को सबसे ज्यादा बदलने वाली नदी भारत की कौन सी है, कोसी नदी। अब भारत की नदियों की लंबाई, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और महानदी 851। पूछेगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है बहाव की दृष्टि से, तो सबसे पहले गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी बसा है। यह बार बार पूछता है, 1-2 प्रश्न इससे आप परीक्षाओं में देख लेते होंगे। तो आइए जानते हैं, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी पर बसा है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी पर बसा है। सूरत ताप्ती नदी पे बसा है। अहमदाबाद साबरमती पे, हैदराबाद मूसी नदी पे बसा है। नासिक अभी बताया गया कि गोदावरी नदी जब यहीं से निकलती है तो गोदावरी नदी पे के तट पर बसा है। कोटा चंबल नदी के तट पर बसा है। लुधियाना सतलज नदी के तट पे बसा है। हमारा लखनऊ जो यूपी की कैपिटल है, यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ, ये किस नदी पे बसा है, गोमती नदी पे बसा है। आप महाकाल जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, तो उज्जैन किस नदी के तट पे, क्षिप्रा नदी के तट पे बसा है। और आगरा हमारा यमुना नदी के तट पर बसा है और कटक महानदी के तट पर बसा है। आइए इसको पुनः देखते हैं। गोरखपुर वो राप्ती नदी के, राप्ती एक्सप्रेस भी जाती है वहां पे, आप इसे भी देख सकते हैं। गोरखपुर हमारा राप्ती नदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती, अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद मूसी नदी, नासिक गोदावरी नदी, कोटा चंबल नदी, ये सब नदियों के नाम है। ये सब नदियों के नाम है। लुधियाना सतलज नदी, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, आगरा यमुना नदी के तट पर और कटक महानदी के तट पर अवस्थित है। आंकड़े थे उसको भी इसमें लिया गया है। तो जो 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है, नलकूप है, कुआं है, बोरिंग है, नदियां है, नहर है, पहाड़ है, झील है, तो हम क्या लगाएंगे, टिक, नलकूप है। नलकूप का कुल सिंचाई में 46% से ज्यादा योगदान है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली भूमि का प्रतिशत 62.82% आता है, लगभग 63% के आसपास। नहरों द्वारा सिंचित भूमि 23.66% और तालाबों द्वारा सिंचित भूमि 2.52% है। वर्ष 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश का द्वितीय और राजस्थान का तृतीय स्थान है। वर्ष 2015-16 में देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। जहां पे उत्तर प्रदेश आपको दिखे, उत्तर प्रदेश की परीक्षा है इसलिए उसको ध्यान से रखिए। सिंचाई की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एट अ ग्लैंस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 74.9% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती थी। उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है। भारत में भी सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है। सिंचित क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। नलकूपों द्वारा सिंचाई किए जाने की दृष्टि से भी हमारा उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, भारत का महत्वपूर्ण दर्रा एवं प्रमुख उससे जुड़े जो राज्य हैं और केंद्र शासित। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला कहाँ पे है, बार बार पूछता है, सिक्किम में है। नीति दर्रा आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। सिपली हिमाचल प्रदेश में है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। माना
ये भी उत्तराखंड में है। जेलेपला सिक्किम में है, मोलिंगला उत्तराखंड में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, भोरघाट महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है, जोजिला लद्दाख में है और अरुणाचल प्रदेश में डाफला दर्रा है। ये प्रमुख दर्रे हैं, किस राज्य से संबंधित है, किस केंद्र शासित राज्य से संबंधित है, एक बार इसको और देखते हैं। जो रोहतांग दर्रा है, बार बार पूछता है, हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, सिपली का हिमाचल प्रदेश में है, बुमला आंध्र प्रदेश में है, मानस यूके में है, जेलेपला सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में है, लिपुलेख भी हमारा उत्तराखंड में है, भोरघाट महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है, जोजिला लद्दाख में है और डाफला कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। स्थिति की जो माउंट आबू है वो अरावली पहाड़ियों पर है। कोडाईनाल कहाँ पे है, पालनी पहाड़ियों पर। उटकमंड ऊटी तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। हम लोग घूमने जाते हैं, माउंट आबू घूमने गए हैं तो किस पहाड़ी पर माउंट आबू स्थित है, तो हमारी अरावली श्रेणी की जो पहाड़ियां है उस पर माउंट आबू स्थित है। कोडाई कनाल हम घूमने गए हैं तो ये किस पे है, पलनी या पालनी पहाड़ियां इसका नाम दिया जाता है, उस पर स्थित है। उटकमंड ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है और शिमला हमारा धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। अब अगला हमारा टॉपिक है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला है। सिनकोना जो है, सिनकोना पूछता है, सिनकोना जो पौधा है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग किसको कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। जो लीसा पौधा होता है उससे बिरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन उद्योग तथा पेंट बनाने में है। तो भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए पश्चिम बंगाल में अवस्थित है सुंदरवन। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। फर्न में फूल नहीं होते हैं। भारत का अब राजनीतिक भूगोल। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, किस देश से भारत की सीमा जुड़ी है, इन तमाम चीजों को भारत के राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं भारत का राजनीतिक भूगोल। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। पहला कौन सा देश है, रूस, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा नंबर आता है इंडिया। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है विश्व में, रूस है और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना, चीन है। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। जैसे विश्व का 100% हिस्सा है तो हमारा इंडिया उसमें 2.4% पर बसा है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री से लेके ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों से और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये जो हमारा ग्लोब होता है इसमें ये 0 होता है, ये उत्तर में, ये दक्षिण में। तो ये 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं और जो 23.5 डिग्री ये दक्षिणी रेखा होती है, इसके उत्तर मतलब विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण मतलब विषुवत रेखा के दक्षिण, इसको हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसी की बात कर रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो उन सीधे सीमा किस देश को जोड़ती है, जो सीमा देखिए, जो सीमा जिस देश को जोड़ेगी वही सीमा उस देश को अलग भी करती है।
अब देखिए, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मैगीनाट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के बीच। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं। अब जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री विषुवत वृत्त से उत्तर की तरफ जो रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो लाजमी है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य जो से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ऐसी रेखा को कहा जाता है जो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित होती है। अब दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप है। ग्रेट निकोबार, जिसे हिंदी में बड़ा निकोबार द्वीप कहते हैं, उसी में भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु स्थित है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में अवस्थित है। सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनती है। हमें इसको याद करने का एक तरीका है। देखिए, सबसे ज्यादा बचपन, सर्वाधिक ऊपर से नीचे, ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ये हो गया चीन। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा किलोमीटर की दूरी बनाती है, स्थलीय सीमा। उसके बाद चीन की, उसके बाद हमारे पाकिस्तान की, उसके बाद नेपाल की, और सबसे नीचे नंबर आता है अफगानिस्तान का। 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा हमारे भारत देश के साथ जुड़ी हुई है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल मरुमध्य के द्वारा जुड़ा है। पाक जल संधि जिसे कहते हैं, पाक स्ट्रेट जिसे कहते हैं, उसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते भी हैं। पाक जल बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। अब कन्याकुमारी वह स्थान है जहां 3 समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। कन्याकुमारी क्यों प्रसिद्ध है? कन्याकुमारी में 3 समुद्र आकर मिलते हैं। कौन कौन से? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। भारत के त्रिपुरा राज्य की 3 तरफ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसमें 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब 3 देशों से लगी हुई सीमा किसकी है? त्रिपुरा की। अगला जो प्रश्न है पूछा जाता है कि लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। प्रवालों से निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। जो लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम कवरत्ती है, वह लक्षद्वीप की राजधानी भी है और लक्षद्वीप वहीं पर अवस्थित भी है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक होता है सक्रिय, और एक होता है सुषुप्त, और एक होता है मृत। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनमें वो बार बार उसमें उद्भेदन होता रहता है। सुषुप्त कभी कभी उसमें उद्भेदन हो जाता है, और मृत जो कभी भी उद्भेदित नहीं हो सकते हैं। तो कह रहा है कि जो बैरन द्वीप है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप अंडमान एवं निकोबार में सुषुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी हम बात किए। नारकोंडम कभी विस्फोट इसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंडमान एवं निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जो रामेश्वरम द्वीप हमारा है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयन कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य, पहला राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आगे को स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य हैं एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ही एक भारत का ऐसा राज्य है जिसको सर्वाधिक प्रदेशीय और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कुल अगर कितने हैं केंद्र शासित और राज्य मिला के 9, वैसे राज्य कितने हैं 8 और केंद्र शासित प्रदेश 1 दिल्ली।
उत्तर पूर्वी राज्यों में सात बहनों के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सेवन सिस्टर। अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। सिक्किम इसमें नहीं आता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, वहां 64,473 लोग निवास करते हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको सबसे न्यूनतम राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। यूपी का जो सोनभद्र है वह सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला बात करेंगे अब मौसम की। जलवायु एवं मौसम। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जो मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। मासिन राम जो स्थान है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत का जो लद्दाख रीजन है वहां सर्वाधिक कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है, जो मासिन राम है मेघालय में ही अवस्थित है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। भारत में दो प्रकार से वर्षा होती है, एक पूर्वी मानसून के कारण जो बंगाल की खाड़ी से आता है, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जो जाड़े में वर्षा होती है। भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल से होता है। वर्षा स्तरीय बादल, जिसे निम्बो स्टेटस कहते हैं, अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। लद्दाख का एक क्षेत्र है जिसका नाम लेह कहा जाता है। वैसे अगर पूछेगा तो लद्दाख, अगर लेह दे दिया रहेगा तो लेह। न्यूनतम वर्षा लेह में, अधिकतम वर्षा मासिन राम में होता है। मासिन राम। आगे टाइम जोन। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो प्रयागराज में नैनी, इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, पांच राज्य, 3-4 किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच के से 5.5 घंटा आगे है। आप जानते हैं कि जो 1 डिग्री का अक्षांश होता है, या ऐसे कहेंगे कि 15 डिग्री अक्षांशीय अंतर 1 घंटे के अंतर को बताता है। आगे अब विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले, अर्थात विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का, लेकिन विश्व की 17.5% आबादी जनसंख्या निवास करती है। हमारा जो 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनगणना हुई, उसमें लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद यूपी का स्थान आएगा। यह प्रश्न पुनः समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश के नाम से अगर देखा जाए जनसंख्या के लिए, केवल आंकड़ों के लिए, तो 5वां नंबर है विश्व में। सबसे पहले चीन तो है ही, उसके बाद भारत आ गया, यूएस आ गया, इंडोनेशिया, उसके बाद यूपी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसको आगे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। एक एक याद करेंगे, एक से ज्यादा नहीं। पूछेगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। वाला नागालैंड, निगेटिव हुआ है। नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें नकारात्मक वृद्धि दर हुई है जनसंख्या में। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का, पहले पश्चिम बंगाल था, अब बिहार का है।
यूपी का जनघनत्व के मामले में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यूपी का चौथा स्थान है, जनघनत्व के मामले में भी उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का जनघनत्व कितना है 17। जनघनत्व से आशय यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस पर कितनी हमारी जनसंख्या निवास करती है, उसको उस प्रदेश का, उस स्थान का, उस विशेष जगह का जनसंख्या घनत्व नाम दिया गया है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। लिंगानुपात से आशय हमारा यह है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला हमारा राज्य कौन सा है? केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में 1000 पुरुष है तो वहां महिलाएं कितनी है? 879। केरल में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 5 वर्ष तक के बीच की बात करता है, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा। साक्षरता की बात कर लेते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में 94.04। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में 61.8%। आंकड़ों को आप चाहेंगे तो नोट डाउन भी कर लेंगे। अब विविध बात कर लेते हैं। ये सब रही हमारी बात, जो भारत का भूगोल है उसका राजनीतिक देखे, भौतिक भी देखे, जनसांख्यिकी, प्रवास, इन सबको देखे। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो छूट जाती हैं, तो उसको हम विविध में लिए हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगुर मिट्टी, कपासीय मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरणोन्मुख आदि अलग अलग नामों से जानते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो काली मिट्टी है उसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी में उर्वरकता कम होती है। प्राचीनतम काप मिट्टी को बांगर कहते हैं और जो नवीनतम काप मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में, गंगा एवं रामगंगा दोआब क्षेत्रों में बांगर एवं खादर क्षेत्र विस्तृत है। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो जल्दी जल धारण क्षमता बिल्कुल कम होती है। अब क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। फसलें होती है हमारी, जो दलहनी फसलें होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले अल्फा अल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि की फसलें हैं। लाल मिट्टी जो होती है केरल के तरफ पाई जाती है। इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। अगर कहीं पे लाल मिट्टी है तो आप समझ जाइए कि वहां पे फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति बहुत ज्यादा है। अगर लाल मिट्टी पर बरसात हो गया, पानी सोख लिया, तो वह मिट्टी किस रूप में हो जाती है? पीली मिट्टी के रूप में हो जाती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है। मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान 7 से अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होगा तो यहाँ कम होगा तो ये अम्लीय, और अधिक होगा तो क्षारीय। पीएच मान 7 को माना जाता है। इससे कम होगा तो अम्लीय होगा और इससे ज्यादा होगा तो क्षारीय। फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला, सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्षारीयता, अगर क्षारीय मिट्टी ज्यादा हो गई अर्थात उसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो गया तो उस क्षारीयता को कम करने के लिए हम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। केचुआ जो होता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। हमारा किसानों का साथी भी कहा जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो है करनाल हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार लवणीय मृदा की दृष्टि से गुजरात, लवणीय मृदा सबसे ज्यादा कहाँ है? मृदा मतलब मिट्टी। गुजरात के क्षेत्रफल में लवणीय मृदा का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा है। क्षारीय मृदा की दृष्टि से यूपी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। पूछेगा कि लवणीय मृदा वाला से सर्वाधिक आच्छादित कौन सा प्रदेश है? गुजरात। क्षारीय मृदा से तो हमारा उत्तर प्रदेश। आगे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स एवं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है, DLW जिसको हम कहते हैं। 61 तथा भारतीय रेलवे द्वारा की गई। इसमें रेल के डीजल इंजनों और उनके कल पुर्जों का निर्माण होता है। जो बनारस में लोकोमोटिव रेल इंजन का कारखाना है, वहां क्या होता है? कल पुर्जों और डीजल इंजनों का निर्माण होता है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना रानीखेत
तमिलनाडु में की गई थी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 बिहार में लगाया गया था। बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने को स्थापित किया गया था नाना भाई डावर जी के द्वारा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर मतलब कपड़ों का उद्योग। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27EW है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 भी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर और को पोरबंदर से तथा उत्तर पश्चिमी गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण कहां से? श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ये पूरब पश्चिम वाला जो गलियारा है वो सिलचर को पोरबंदर, यहाँ पे सिलचर है पूरब में, और पश्चिम में कौन सा है? पोरबंदर, गुजरात, जहां गांधी जी पैदा हुए थे। ये एक दूसरे को उत्तर प्रदेश में काटते हैं। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 23 किलोमीटर के बीच रेल यात्रा चलाई गई। मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में पहली बार रेल चलाई गई थी। दीनदयाल एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे कांडला बंदरगाह कहते हैं, नाम चेंज हो गया है। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। आगे सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। जनरथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को कहा जाता है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है। चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित है। गोकुल बैराज योजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। और भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। भारत के भूगोल से संबंधित हमारी मैराथन कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगी? निश्चित तौर पर अगर भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो यकीन मानिए सभी प्रश्न लगभग सभी प्रश्न इसी से पूछ लिए जाएंगे। बार बार इसको दोहराइएगा, जहां लिखने लायक होगा वहां लिखिएगा। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।